वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर 2021 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक्स जीके हम लोग जो है कवर करने वाले। इसकी क्विज मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, सो मस्ट इस वीडियो को देखने के बाद क्विज जरूर से अटेम्प्ट करना। साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। ये जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियोज़ हैं जो कि डेली आती हैं। डेली ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में डैश ने चांदीपुर से अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभ्यास हीट है ये क्या है, इसका जो है सफल परीक्षण किसने किया है, कहाँ से किया है। कहाँ से किया तो उड़ीसा के चांदीपुर तट से किया है। अगर बात की इंटीग्रेटेड रेंज से, ठीक है ना, उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित है। एंड लगभग जो है डीआरडीओ अपने सारे मिशन यहीं से कंप्लीट करता है, तो इसे भी डीआरडीओ ने ही बनाया है, आपको याद रखना है। अभ्यास क्या है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। पहले जान लीजिए ये अभ्यास जो है 2019 में पहली बार इसको डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया था, फिर 2020 में भी किया एंड अभी फाइनली 2021 में भी किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डीआरडीओ के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ पहले ये है क्या मामला। अगर बात किया है, इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द इंडिजीनियसली डेवलपमेंट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ये हीट की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हाई स्पीड मतलब कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा। एक्सपेंडेबल ये सिर्फ वन टाइम यूज वाली एरियल टारगेट है। हवा में जो टारगेट होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, चाहे वो ड्रोन हो या फिर अगर बात करें फाइटर जेट हो। तो ये जो है अभ्यास है इसका नाम। एंड ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर के जो है बे ऑफ बंगाल कोस्ट से इसको लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है, ये आपको याद रखना है। तो ये अभी आपको पता चल गया, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने वाली ये अभ्यास है जिसको अभी जो है सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने हाल ही में। अच्छा, इसका निर्माण डीआरडीओ ने किया है, तो जी हाँ बिल्कुल, डीआरडीओ की एक विंग है, एडीई शॉर्ट में कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट, जो सिचुएटेड है इन द बेंगलुरु। तो बेंगलुरु स्थित है। अगर बात के एडीई यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट, ये जो है अभ्यास का जो है अगर बात की जाए इसका निर्माण किया है एंड 2019 से इसका लगातार सफल ट्रायल चल रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ के बारे में फिर से जान लीजिए, आज काफ़ी दिन हो गए वैसे तो, लेकिन अगर बात की जाए डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म मिलेगी आपको। स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है जी। एंड डीआरडीओ डे कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ का डे। अभी जी सतीश रेड्डी जो है ना, ये प्रेजेंट टाइम है डीआरडीओ के अध्यक्ष, ये भी याद रखना, जी सतीश रेड्डी जो है ये डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। बाकी इसके अलावा आपको डीआरडीओ के बारे में क्या याद रखना, हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा। 1958 में और किसकी स्थापना हुई थी, नासा की भी स्थापना 1958 में ही हुई थी। तो ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना है। डीआरडीओ वैसे काफ़ी सारी मिसाइल वगैरह, अभी रिसेंट अगर बात की जाए तो आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, ठीक है ना, आकाश प्राइम मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया था इसने ही। तो वो भी आपको याद रखना है डीआरडीओ के बारे में। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन भी। फीफा रैंकिंग जारी हुई है अभी लेटेस्ट अक्टूबर में, और पुरुष वर्ग की ही एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। तो टॉप पर कौन सी टीम रही है ये क्वेश्चन बनेगा। बेल्जियम जो है टॉप पे है, लगभग जो है बेल्जियम टॉप पे 1800 पॉइंट के साथ में, पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। बेल्जियम टॉप पे, सेकंड पे ब्राज़ील है, थर्ड पे मिलेगा आपको फ्रांस, जो कि अगर बात की है विनर है अभी के टाइम पे। एंड फोर्थ अगर बात की जाए तो ये है इटली, जो उसने यूरो कप जीता था। तो ये सब आपको याद रखना। अभी 2021 में जो यूरो कप हुआ था ये किसने जीता, इटली ने जीता। 2024 में यूरो कप कहाँ पर होगा, जर्मनी में होगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए, यूरो कप जो है ना, ये यूरोप की अगर बात की फुटबॉल लीग है बहुत बड़ी। मेन फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट, 2018 में कहाँ पर हुआ था, तो रशिया में हुआ था 2018 में। जिसको जीता किसने था, फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हराकर, ठीक है ना, आपको अभी भी याद होगा क्रोएशिया को हराया था और फ्रांस ने जीता था। तो ये फीफा वर्ल्ड कप था 2018 का। अच्छा, 2022 का लगभग 1 साल बाद जो है नवंबर दिसंबर में कहाँ पर होगा, कतर में होगा, जो कि है दोहा कतर, आपको पता होगा ये एक खाड़ी देश है। और पहली बार ये अरब कंट्रीज़ में हो रहा है। अगर बात की जाए फीफा वर्ल्ड कप, पहली बार अरब वर्ल्ड में, और एशिया में सिर्फ सेकंड टाइम। जी हाँ बिल्कुल, एशिया में फुटबॉल काफ़ी कम पॉपुलर है, इसलिए एशिया में अभी तक सिर्फ सेकंड टाइम हो रहा है। ये जापान में हुआ था 2002 में,
और उसके बाद अभी जो है वापस यहाँ पर हो रहा है कतर में, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। 32 टीम्स हिस्सा लेने वाली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि फिर अगले बार जब 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा, 2026 का कहाँ पर होगा वो भी याद रखना। 2026 का होगा मैक्सिको, कनाडा एंड यूएसए, तो इन 3 देशों की संयुक्त मेजबानी में होगा। जब 2026 में होगा तो उसमें 48 टीम्स हिस्सा ले लेगी। तो ये लास्ट टाइम वर्ल्ड कप होगा जिसमें 32 टीम्स के साथ उतरने वाले हैं फीफा के वर्ल्ड कप में। सो कतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये फीफा रैंकिंग का पूरा मैटर हो गया। फीफा के बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले फीफा रैंकिंग आई है तो फिर इंडिया की भी रैंकिंग देख लीजिए, देखने लायक तो है नहीं, लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली। पिछले साल जो है बहुत सारे वेरियस एसएससी के एग्जाम्स में भी डायरेक्ट पूछी थी इंडिया की रैंकिंग। सो इसीलिए याद रखना इंडिया की लेटेस्ट रैंकिंग कौन सी है, तो 106 106 जो है ये है इंडिया की फीफा में रैंकिंग। जी हाँ बिल्कुल, आपको याद रखना। और सुनील छेत्री जो है ना, ये भारत के प्रेजेंट टाइम में फीफा मतलब फुटबॉल टीम के कैप्टन है। और अभी जो है अगर बात की जाए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो SAF कहाँ पर हुआ था, मालदीव में हुआ था, नेपाल को हराकर भारत ने ये जीता है कप, इसलिए थोड़ी सी रैंकिंग इंप्रूव भी हुई है। 106 जो है अभी लेटेस्ट रैंकिंग है भारत की, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगर बात करें पूरे एशिया में टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी मिलेगी आपको, तो ईरान जो है ना एशिया में टॉप मोस्ट मिलेगी 22nd नंबर पर। और अफ्रीका की सबसे टॉप कंट्री मिलेगी आपको सेनेगल, जो कि 20th नंबर पर है। हालांकि अफ्रीका वाले याद रखने की जरूरत नहीं, ईरान थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मतलब एशिया में काफ़ी टॉप पे हैं। बाकी इतना ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं। टॉप 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बेल्जियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेल्जियम सबसे टॉप पर है फीफा रैंकिंग रिसेंट में, ठीक है ना जी। और काफ़ी टाइम से बेल्जियम ही बनी हुई है, तो ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बेल्जियम की कैपिटल क्या मिलेगी, ब्रुसेल्स मिलेगी बेल्जियम की कैपिटल। वैसे कैपिटल से ज़्यादा आपको याद रखना वो शहर क्यों फेमस है। यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। नेटो का हेडक्वार्टर्स, नेटो में 30 कंट्री है, लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया जो है ना, ये 2020 में स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था नेटो में। नेटो एक्चुअल में US एंड जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका एक समूह है। वेस्टर्न की ऑलमोस्ट काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज इसमें हैं, जो कि बनाई गई थी स्पेशली अगर बात की जाए तो उस समय USSR के खिलाफ। आज USSR है नहीं, लेकिन इनके बीच में एक ऐसा संबंध है कि नेटो के 30 देशों में किसी एक देश पर हमला होता है तो वो सभी 29 देश मानेंगे कि हम पर हमला हुआ है, और वो जो है अटैक करने के लिए तैयार रहेंगे। तो नेटो एक तरह से सैन्य गठबंधन है, जिस तरह से SU को मान सकते हैं। हालांकि SU उस तरह से अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, लेकिन नेटो लगभग मतलब काफ़ी पहले जो है इसको बनाया गया था। इसके अलावा अगर बात की सेकंड हेडक्वार्टर इन द ब्रुसेल्स, तो ये मिलेगा आपको यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन EU जो है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अभी EU क्यों चर्चा में था, EU का हाईएस्ट अगर बात की जाए ह्यूमन राइट्स का अवार्ड कौन सा था, सखारोव अवार्ड। वो किसको दिया 2021 में सखारोव अवार्ड, तो वो दिया गया था अगर बात की जाए, ये दिया गया था रशिया के जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको, मैत्रीवी ऐसा कुछ नाम था, ठीक है ना। तो ये उनको दिया था। EU का भी हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा ब्रुसेल्स में। अब ब्रुसेल्स के बारे में क्या क्या जाता है, एरिना ऑफ यूरोप, यानी कि ये यूरोप का अखाड़ा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन मेन यूरोप के लिए काफ़ी कुछ यूरोपियन यूनियन पावर लगाती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। काफ़ी सारी आई होप कि आपको जानकारी मिली होगी। ब्राज़ील आपको साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ मिलेगी। फुटबॉल में ज़्यादातर जो है ना यूरोप मिलेगा आपको, साथ में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका मिलेगा। साउथ अमेरिका भी काफ़ी आगे हैं फुटबॉल में, चाहे वो ब्राज़ील हो। सबसे ज़्यादा बार कप जो है ब्राज़ील ने जीता अभी तक, शायद 5 बार। एंड अर्जेंटीना, मेसी का देश भी यहीं पर है, सब कुछ। एंड नॉर्थ अमेरिका भी काफ़ी आगे इनमें, चाहे कनाडा हो, US हो, UK हो, सॉरी UK तो यूरोप में आ गया। तो ये सब कंट्री आ गए। एशिया में अभी तक इतना फुटबॉल फेमस हुआ नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब, ठीक है ना। तो अगर बात करें फीफा की, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म मिलेगी आपको, थोड़ा सा इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसके हेड कौन है, इन्फेंटिनो जो है ना, ये शॉर्ट में इतना याद रखना, इन्फेंटिनो प्रेजेंट टाइम में फीफा का हेड है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। फाउंड हुई थी 1904 में, अगर बात की जाए कहाँ पर, पेरिस में। और उसके बाद जो है इसके हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर दिया स्विट्जरलैंड में। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन है हाल ही में गुजरात के गांधी धाम में जो है आयुष वन का उद्घाटन किसने किया है। आयुष वन क्या है पहले तो ये जान लीजिए। इसमें क्या होगा, काफ़ी सारे बड़े एकड़ वाले क्षेत्र में जो है आयुष, जो औषधि वाले पौधे हैं ना, औषधि युक्त पौधे, जिनसे जो है अगर बात की जाए लाइक मतलब जो है औषधियाँ
उनसे जो है उत्पादित की जा सके, एज अगर बात की हेल्थ के लिए जो अच्छी होती है, तो इसके लिए आयुष वन का जो है शुभारंभ अभी गुजरात के गांधी धाम में किया गया है। कहाँ पर किया? गांधी धाम में भी, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर बात करें दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट आपको कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको इन द गुजरात, अरब सागर में। तो वहाँ पर जो है इसकी अभी शुरुआत की गई, इसी की दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट की जो है भूमि पर ही इसका उद्घाटन किया है। और उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व सीएम है। इन्होंने क्यों किया है गुजरात में? कि अमित शाह को टाइम नहीं था क्या? तो सर्बानंद सोनोवाल आपको याद रखना आयुष मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, इसलिए इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है जी, आयुष मंत्री अभी, इसीलिए इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्बानंद सोनोवाल के बारे में याद रखना है। एंड ये गुजरात में क्या है? अच्छा, गुजरात की बात करते हैं। गांधीनगर आपको कैपिटल मिलेगी। ठीक है जी। साथ में अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर हाई कोर्ट भी स्थित है अहमदाबाद। ये दोनों शहर साबरमती रिवर के किनारे स्थित है। इसके अलावा गुजरात का एक सिटी है भरूच, जो कि है नर्मदा रिवर के किनारे। सूरत है तापी नदी के किनारे। ये गुजरात के 3 शहर याद रखना। द्वारका जो है ना, ये है गोमती रिवर के किनारे। ये गोमती अलग है उत्तर प्रदेश वाली गोमती से। ये आपको अरब सागर के तट पर मिलेगा। द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी। गुजरात की अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में 182 विधानसभा सीटें मिलेगी। 26 है लोकसभा की सीटें एंड 11 हैं राज्यसभा की सीटें। साथ में अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। एंड अगर बात की जाए आचार्य देवव्रत जो हैं, ये गुजरात के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना? सबसे लंबी तट रेखा जो है ना, किस राज्य की है? सबसे लंबी तट रेखा ये गुजरात की है। इस तरह से मैप में जब आप लोग देखेंगे तो ये जो है सबसे लंबी तट रेखा है किसी भी स्टेट की, इंडियन स्टेट की। तो ये थोड़ा सा याद रखना। कांडला पोर्ट यहीं पर मिलेगा। मुंद्रा पोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर जो है हजारों करोड़ की हेरोइन जब्त हुई थी मुंद्रा पोर्ट पे। ये अडानी पोर्ट, अडानी का ही पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। कांडला पोर्ट ये भी गुजरात में। एंड कांडला पोर्ट का ही नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय नाम है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है? वो कोलकाता में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा फोटो भी देख लीजिए, इतना देख लेता हूँ। सर्बानंद सोनोवाल है जिन्होंने पौधा लगाकर इसका उद्घाटन किया है आयुष वन का। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, आधार हैकाथॉन। आधार कार्ड से जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारी, चाहे वो अपडेशन हो एंड और भी तमाम सारी जो है, इन सब की जानकारी के लिए आधार हैकाथॉन आयोजित किया गया था। जिसको आयोजित कौन करवा रहा है? UIDAI आयोजित करवा रहा है। 31 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। सो ये थोड़ा सा याद रखना। आधार हैकाथॉन काफ़ी दिनों से चल रहा है। मैं क्वेश्चन नहीं डालने की कोशिश कर रहा था, बट ठीक है, मैंने कहा ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह सकता है। सो UIDAI ने डाला है। अब UIDAI के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ पर बता लूँगा UIDAI क्या है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिलेगी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग जो है इसके सीईओ हैं। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। एंड अगर बात करें 2009 में इसकी स्थापना हो गई थी UIDAI की। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। सौरभ गर्ग 2021 में ही अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, मतलब काफ़ी 5-6 महीने हो गए यार, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक पुस्तक लिखी है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट, यानी कि भारत के जो राज्य हैं, जो 28 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कब कब किन किन कहानियों के कारण कैसे बने, किन कंडीशंस में, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल है, कब उनमें अपडेशन हुआ। तो ये स्टोरी है अगर बात करें इंडिया के स्टेट्स की। वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन, ये कर्नाटका के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, वेंकट राघवन प्रभा श्रीनिवासन। तो आप लोग 2 नाम कोई भी याद रखें इस तरह से कि वेंकट राघवन सुभा ने ये पुस्तक लिखी है ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट। शशि थरूर की तो पुस्तक बहुत सारी है। अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो इनकी आई थी 400 डेज वाली, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है 400 डेज की। एंड बाकी अगर बात की जाए, सॉरी, वो जो चेतन भगत की थी, ठीक है ना, चेतन भगत की जी। शशि थरूर की कौन सी है? वाई आई एम हिंदू, ये हैं वाई आई एम हिंदू, ऐसा कुछ है एक पुस्तक। और 1-2 इनकी पुस्तक और है, वो शशि थरूर की है। 400 डेज जो है ना, ये किसकी पुस्तक है? 400 डेज है चेतन भगत की, जो कि रिसेंट में पब्लिश हुई है, ठीक है जी। मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, अगर मैं चाहता ना तो ये पार्ट भी कट करके आपको शो भी नहीं करता कि मुझसे गलती होती या नहीं होती, बट जो भी है वीडियो को ऑन बटन यहाँ से दबाता हूँ, उसके बाद जब वीडियो कंप्लीट होता है उसी के बाद ऑफ करता हूँ। तब तक बीच में अगर कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता तो मैं वीडियो क्लोज नहीं करता हूँ, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। सीखने में आपको गलतियाँ होगी, जीके हैं, करंट अफेयर्स हैं,
100% किसी को कभी याद नहीं रहता। आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, क्विज लगाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका जीके एंड करंट अफेयर्स में स्कोर जरूर से इस तरह से बूस्ट होगा, मतलब इस तरह से बूस्ट होगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो इसके लिए आप लोग रेगुलर वीडियोस देखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए छठे क्वेश्चन की, हाल ही में जो किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये मार्टिन स्कॉर्सिस और स्टेवन साबो इन दोनों को दिया जाएगा। उपरोक्त तो दोनों बिल्कुल सही है। अभी इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन है और इनको ये अवार्ड दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्यजीत रे जो है ना ये प्रसिद्ध डायरेक्टर थे, साथ में ऑथर भी कह सकते हैं, पत्रकार भी थे, मतलब काफ़ी कुछ मल्टी टैलेंटेड थे। इनके नाम पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। और ये कब दिया जाएगा, ये फिल्म फेयर में दिया जाए, मतलब जो अपना गोवा में जो होने वाला है फिल्म महोत्सव वहाँ पर ये देख सकते हैं। इन दोनों का फोटो है। अभी मैं आपको इनके बारे में डिटेल्स दे देता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट हैं। हॉलीवुड के हैं दिग्गज मार्टिन, ठीक है ना, एक शॉर्ट नाम याद रखो, पूरा नाम याद रहे या न रहे। तो हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन और हंगरी के हैं फिल्म निर्माता जो हैं स्टेवन चाबो। इन दोनों को जो इस साल का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, IFFI ये क्या है, मतलब इसका 52nd एडिशन जो है गोवा में आयोजित होने वाला है अगले महीने नवंबर में। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। और मार्टिन और स्टेवन इन दोनों का नाम याद रखना, सत्यजीत रे अवार्ड मिला है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है और ये एक रिपोर्ट पे बेस्ड है। UNEP की नई रिपोर्ट आई है जो कि समुद्री इकोलॉजी पर, समुद्री अगर बात किया पॉल्यूशन पर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार समुद्री जो कचरा होता है ना, जो समुद्र में कचरा होता है उसका 85% प्लास्टिक होता है। मतलब आप लोग सोच सकते हैं बहुत ही गंभीर रिपोर्ट है। जो देशों के बड़े बड़े देशों के जो लीडर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इन रिपोर्ट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल होगी आने वाले टाइम में। और 2040 तक समुद्र में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना ये 3 गुना हो जाएगा। साथ में क्या कहा गया है कि प्रति वर्ष लगभग 23 से 27 मैट्रिक टन जो प्लास्टिक कचरा है ना ये समुद्र में डाला जाता है आज भी। और UNEP ने जो है 2017 से ही स्वच्छ समुद्र अभियान शुरू किया था, जिसके तहत ये रिपोर्ट भी इन्होंने पब्लिश किया है। तो इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा ये आंकड़ा याद रखना। पहले तो UNEP ने जारी किया, इस पे कन्फ्यूज मत होना। अब जो बच्चा UNEP और UNDP पे भी कन्फ्यूज होता है वो शायद हमारा रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं देखता या नहीं देखता है, तो भी उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। UNDP का मतलब क्या, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे इन द न्यूयॉर्क सिटी। ये अगर बात की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना ये यही जारी करता है UNDP। UNEP क्या है, UNEP है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे नैरोबी केन्या में। 1972 में स्थापना हुई थी 5 जून को। तो इसी कारण से 5 जून को पर्यावरण दिवस भी बनाते हैं। हम तो सिर्फ इतना ही पता होता है 5 जून को पर्यावरण दिवस, उसके पीछे की हिस्ट्री जान लीजिए। UNEP की स्थापना हुई थी इसी दिन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, UNEP की फुल फॉर्म है, साथ में UNEP के हेडक्वार्टर्स एंड एस्टेब्लिश्ड हैं। अब अगर बात की 8वें क्वेश्चन की, जो मैं आपको बताता हूँ ना क्वेश्चंस, उनकी क्विज लगाता हूँ। एंड क्विज होती है सिर्फ 10 क्वेश्चन की। वैसे तो एक वीडियो से मैं कम से कम 50 प्रश्न बना सकता हूँ डेफिनेटली, लेकिन उसमें टॉप 10 क्वेश्चन में इस तरह से चुनता हूँ कि ज़्यादातर लोग उसमें कन्फ्यूज होने की कोशिश में रहते हैं, काफ़ी सारे लोग होते भी हैं। आप लोग डेली अटेम्प्ट कीजिए क्विज एंड वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए। जब तक वीडियो शेयर नहीं होता तब तक कंटेंट जो है जो अच्छा आना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, जो टाइम पे आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट अगर बात करें ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, जी हाँ बिल्कुल, पेंशन के लिए भी एक इंडेक्स जारी हो चुका है। वैसे इंडेक्स काफ़ी सारे अब जारी हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि फाइनली इस पर जो है वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखना है और साथ में जो हमारा 2.0 वाला चैनल है उस पर वीडियो बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडेक्स एंड रैंकिंग्स। तो हाल ही में मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया, बिल्कुल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया 2021 का। इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया अभी मैं आपको बताऊंगा। टॉप पे मिलेगा आपको आइसलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे मिलेगा नीदरलैंड। जी हाँ बिल्कुल, ये टॉप 3 देश हैं, आइसलैंड, डेनमार्क एंड नीदरलैंड। अच्छा, इंडिया की फिर रैंकिंग कहाँ पर मिलेगी, इंडिया की रैंकिंग मिलेगी आपको 14th रैंक। आप बहुत खुश हो रहे होंगे ना कि इंडिया की तो 40 रैंक है, मतलब टॉप 100 से तो काफ़ी आगे हैं। लेकिन 43 देश ही शामिल थे। टॉप के जो 43 देश हैं वही इसमें शामिल है जो अच्छे देश हैं, जो मतलब विकसित, या अगर बात करें काफ़ी अच्छे, मतलब उनका सिस्टम है,
पॉलिटिकली, तो उन देशों को शामिल किया जिसमें भारत का स्थान 40th है। तो इतनी अच्छी भी रैंकिंग नहीं है, बट फिर भी इम्प्रूवमेंट लगातार होनी चाहिए। 43 स्कोर रहा है इंडिया का, ये थोड़ी सी रैंकिंग याद रखनी। 40वां स्थान है, 43.43वें नंबर पर थाईलैंड रहा है सबसे नीचे। बाकी आइसलैंड टॉप पे, ये आइसलैंड एक देश का नाम जरूर से याद रखना, ये टॉप पे है। मैं आपको जो एग्जाम तक वेबसाइट पर जो पोस्ट लिखूंगा ना, उसका फॉर्मेट क्या रखूंगा, पहले तो एक टेबल बना दूंगा, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट इंडेक्स आएगा, टॉप कंट्री आएगा, इंडिया की रैंकिंग आएगी, एंड उसको कौन जारी करता है, ये पूरी टेबल होगी। 20 से 25 जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहेंगे, फिर उसमें से 10 या 15 जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जिनके बारे में कुछ और इस तरह से डिटेल होनी चाहिए, वो उस पोस्ट के नीचे डालूंगा, एक एक इंडेक्स वाइज। सो काफ़ी आपको पढ़ने में सहजता होती है, इस तरह से डालने से मैं आपको ज़रूर से अवेलेबल करवा दूंगा। अब अगर बात की जाए, सूचकांक में 3 आधार होते हैं, एडेक्वेंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। ये जो है 3 आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। अब है आज का क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज में मैंने जो है आज आपको बता दिए चीज़ें। अब आज का जो क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए। कल के वीडियो पे कमेंट बहुत कम थे, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इजाक हरगोज हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। तो इजाक हरगोज हैं, नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो काफ़ी सारे लोग इसी कारण से वीडियोज नहीं देखते हैं। मैंने इन पे वीडियो बनाया इसीलिए क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही नहीं पूछा है। एग्जाम तक 2.0 पे 2 दिन पहले ही वीडियो आ चुका है, जहाँ पर मैंने आपको बताया सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह। आज का क्वेश्चन है, इंडिया और यूके, भारत और ब्रिटेन की मिलिट्री एक्सरसाइज, यूनाइटेड किंगडम के बीच में, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? 2 तो अभी रिसेंटली हो रही है, अभी हो ही रही है, इसीलिए आपको ज़रूर से बताना है। कमेंट बॉक्स में अगर नहीं पता है तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।